प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम जो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12 हिंदी साहित्य में और काव्य दोषों का जो विवरण चल रहा था उसी क्रम में आगे हम 6 से 11 तक के जो मुख्य बिंदु हमने दिए हैं काव्य दोषों के अंतर्गत उनका अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 5 काव्य दोषों के बारे में उनकी विशेषताएं और उनके उदाहरण सहित हमने देखा था। आज हम 5 इन बिंदुओं को लेकर के और आज हम उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं सभी जो काव्य दोष के उदाहरण हैं, लक्षण हैं, वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए, पहला है क्लिष्टत्व दोष। जैसा कि हमने बताया था कि शाब्दिक अर्थ के आधार पर आप विभेद कर सकते हैं और ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें कौन सा किस प्रकार की जो विशेषताएं हैं उस काव्य दोष के अंतर्गत होती हैं। तो यहाँ है क्लिष्टत्व दोष, यानी कि क्लिष्ट लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझ में नहीं आता है। क्लिष्ट यानी कि उसकी भाषा, उस वाक्य की जो भाषा है जो क्लिष्टत्व काव्य दोष से युक्त है, जिस वाक्य की भाषा में ऐसा लगे आपको, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो कि अर्थ तुरंत समझ में नहीं आता है। तो अर्थ तुरंत समझ में नहीं आता है तो वहां पर क्लिष्टत्व काव्य दोष पाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में बताया गया है कि हेम सुता पतिवाहन प्रिय तुम, इसमें रति न फेर। एक नायिका है और नायक से कह रही है, उसको किस प्रकार से क्लिष्ट शब्दों के द्वारा और उसके जो संबोधन है उसको प्रस्तुत करती है कि हेम सुता, अर्थात हेम का हेम सुता पार्वती को कहा गया है। पति, तो यहाँ पर डायरेक्ट हेम सुता पार्वती के पति अर्थात शिव, उसका वाहन अर्थात बैल। प्रिय तुम, हे प्रिय तुम कौन हो? पार्वती के पति के वाहन के, पार्वती के पति के वाहन हो। इसमें रति न फेर, इसमें रति बर का फेर नहीं है, अर्थात ये बात गलत नहीं है कि तुम क्या हो, बैल हो। तो यहाँ डायरेक्ट बैल नहीं कहा गया है और बैल शब्द को निकालने के लिए ऐसे क्लिष्ट शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और अंत में जो स्थिति आती है वो विशेषण के रूप में बैल के लिए यहाँ पर आती है। तो किन शब्दों से मिलकर के क्लिष्ट अर्थ के रूप में उन शब्दों के द्वारा और उस बैल शब्द को निकाला गया है। तो इसमें हेम सुता पतिवाहन प्रिय तुम, इसमें रति न फेर, इसमें संशय नहीं है, रति का भी फेर नहीं है कि आप हेम सुता यानी पार्वती के पति यानी कि शिव, और ऐसे देखिए आगे बढ़ता जा रहा है इसका अर्थ कि पार्वती के पति शिव के वाहन अर्थात बैल प्रिय तुम, इसमें रति न फेर, ऐसी स्थिति अर्थात आप बैल हो। तो यहाँ घुमा फिरा करके क्लिष्ट शब्दों के द्वारा अर्थ को प्रस्तुत किया गया है। तो किसी शब्द का अर्थ हमें इसमें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है, मानसिक जो उद्वेलन होता है उसकी स्थिति है यहाँ पर, और डायरेक्ट अर्थ समझ में नहीं आ रहा है और शब्दों से आगे बढ़ते हुए शब्दों का अर्थ एक विशेष परिस्थिति में आ रहा है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों क्लिष्टत्व काव्य दोष होगा। अगला जो है दुष्क्रमत्व है, अर्थात यहाँ पर किसी चीज का दुष्क्रमण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ देखते हैं हम कि दुष्क्रमत्व दोष कहाँ होता है, जहां लोक और शास्त्र में विहित, यानी कि जो क्रम का उल्लंघन हो, यानी कि जो लोक और शास्त्र में जो नियम बने हुए हैं उस क्रम का यदि उल्लंघन हमें दिखाई पड़ता है किसी उदाहरण के द्वारा, किसी वाक्य के द्वारा, तो वहां हम दुष्क्रमत्व दोष मानते हैं। तो यहाँ लोक और शास्त्र में जो विहित नियम है, विहित जो क्रम है, उसका उल्लंघन सा होता हुआ दिखाई देता है, तो वहां दुष्क्रमत्व दोष होता है। 3 उदाहरण बड़े ही प्रसिद्ध हैं इस क्रम में और ये बार बार परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहला उदाहरण देखिए, नृप मोको है दीजिए, हे नृप, हे राजा मुझे घोड़ा दीजिए, है घोड़ा, अथवा मत्त गजेंद्र, या मुझे मत गजेंद्र, गजेंद्र जो है जो हाथी है उसको दीजिए, मत वाला जो हाथी है, बलिष्ठ जो हाथी है उसको दीजिए। तो यहाँ पर क्रम का विरोध किया गया है। पहले जो शीर्ष चीज है उसको मांगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पहले घोड़ा मांगा गया है, उसके बाद में हाथी की बात आई, तो इसका जो क्रम है उसका विरोध हुआ है यहाँ पर, और लोक शास्त्र में जो विहित क्रम है उसका उल्लंघन यहाँ पर हुआ है। पहले जो याचक है उसे हाथी मांगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या मांगा है, घोड़ा। नृप को है दीजिए, अथवा मत गजेंद्र, या मुझे हाथी दीजिए, तो पहले हाथी मांगना चाहिए था, और हाथी की जो स्थिति है वो घोड़े से श्रेष्ठ होती है, इसलिए पहले यहाँ पर क्रम विरोध हुआ है।
दूसरा है चातक मोर चकोर सची हैं पावस के अनुरागी, पावस कहते हैं विद्यार्थियों वर्षा ऋतु को। तो ये जो उदाहरण दिए हुए हैं, ये जो शब्द दिए हुए हैं, चातक के अनुरागी बताए गए हैं। तो यहाँ क्रम डिस्टर्ब हुआ है, शास्त्र विहित जो क्रम है वो यहाँ पर असंतुलित हुआ है। चातक, चातक जो पक्षी होता है, मोर चकोर सची है पावस के अनुरागी है। पावस यानी कि वर्षा ऋतु में प्रेम करने वाले हैं, वर्षा ऋतु इनको अच्छी लगती है। तो यहाँ विद्यार्थियों ये जो चकोर है, ये जो चकोर होता है वो चंद्रमा का अनुरागी होता है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है वो सटीक नहीं बैठता है, क्रम का विरोध हो रहा है। और ये शास्त्रों में ये उल्लेखित है कि जो चकोर होता है वो चंद्रमा को निहारना चाहता है, उसकी स्थिति वहां प्रेम से संबंधित होती है। तो यहाँ ये जो क्रम है वो शास्त्रों में जो विहित है उसका उल्लंघन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तीसरा है विद्यार्थियों, जैसे हमने पहला ही वीडियो बनाया था उसमें ये उदाहरण दिया था कि इस प्रकार से इसमें दुष्प्रमत दोष है। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ला जायो, यानी कि हनुमान जी मारुत नंदन वायु के पुत्र हनुमान जी हैं, उन्होंने मारुत को यानी कि वायु का वेग, मन का वेग और खगराज यानी कि गरुड़ का वेग को लजा दिया है, उसको लज्जित कर दिया है। तो यहाँ विद्यार्थियों देखने को आता है कि मन का जो वेग होता है जो सभी वेगों में श्रेष्ठ होता है, मन की जो गति होती है वो श्रेष्ठ होती है, सबसे अधिक होती है। इसलिए जो मन है वो खगराज के बाद में आना चाहिए थे, इसलिए यहाँ पर खगराज को बाद में ले दिया गया। अर्थात ऐसा लग रहा है इस उदाहरण को देख करके कि यहाँ खगराज का वेग मन के वेग से भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ अगर मन को हम खगराज के स्थान पर लिख देते, खगराज को इससे पहले लिख देते तो यहाँ पर ये स्थिति सही होती। तो यहाँ दुष्कर्मत्व यानी कि शास्त्रों में जो विहित क्रम है उसका उल्लंघन यहाँ पर हुआ है, इसलिए यहाँ पर दुष्कर्मत्व काव्य दोष आता है। तीसरा है विद्यार्थी, इसमें जैसे 8वें नंबर पर हम बात करते हैं अप्रतीतत्व दोष। अप्रतीतत्व, अप्रतीत जैसा लगता है, अर्थात जो लोक व्यवहार में जो प्रयुक्त नहीं होते हैं ऐसे शास्त्रीय शब्द, जो शब्द अर्थात कह सकते हैं कि जो शास्त्रीय शब्द लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते हैं, ऐसे लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होने वाले शास्त्रीय शब्दों का जब प्रयोग हमें मिलता है देखने को, तो वहां अप्रतीतत्व दोष पाया जाता है। जैसे ये जो उदाहरण है, एक बार सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें भी आया था, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल दे। ये जो गोदावरी नदी है इसका जो जल है वो कैसा बताया गया है, विस्मय बताया गया है, जहर से युक्त बताया गया है। तो यहाँ जो जल है वो जहर से युक्त नहीं होता, इस और गोदावरी का जो स्थान है पवित्र जल होता है उसका, तो यहाँ पर गोदावरी का जो जल है वो विस्मय नहीं होता, इसलिए यहाँ पर लोक व्यवहार में इस प्रकार का जो शास्त्रीय शब्द हैं उनका प्रयोग यहाँ पर नहीं हो गया है, इसलिए यहाँ पर अप्रतीतत्व काव्य दोष मिलता है। अगला है विद्यार्थियों 9वें नंबर पर न्यून पदत्व दोष। जैसा कि शाब्दिक अर्थ से ही पता चलता है कि न्यून यानी कि कमी रही है, पदत्व यानी कि पद की कमी रही है या शब्द की कम रही है, तो उस जिस वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाए जिससे वाक्य का पूरा अर्थ हमको नहीं निकल पाता है, तो वहां पर न्यून पदत्व दोष मिलता है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु, यानी कि पावक है, अग्नि है, वायु है, प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो राजा है उसके लिए साधु साधु और असाधु के समान ही क्या है, पानी इसके साथ व्यवहार करना चाहिए, आग के साथ करना चाहिए, पवन के यानी कि वायु के समान। तो इसमें जो शब्द आया है विद्यार्थियों रह गया है एक शब्द समान व्यवहार, सम शब्द आना चाहिए जिससे कि ये वाक्य पूरा हो जाए, अर्थ पूरा निकले। तो जो प्रभु है, ये जो ईश्वर है या राजा है, वो समान व्यवहार करता है सभी के साथ। तो यहाँ पर समान शब्द की कमी है, तो किसी शब्द की कमी के कारण उसका पूरा अर्थ नहीं निकल पाता, तो न्यून पदत्व दोष की स्थिति बनती है। 10वां है विद्यार्थियों अधिक पदत्व दोष, यानी कि पहले तो कम था, अब इसमें किसी पद का बार बार उल्लेख हो रहा है, तब जब वाक्य में आवश्यकता नहीं है जिन शब्दों की, लेकिन आवश्यकता से अधिक शब्दों या पदों का निरर्थक प्रयोग हो, जिनका कोई औचित्य नहीं है, वो बार बार शब्द आ रहा है, तो आवश्यकता से अधिक शब्दों का या पदों का निरर्थक प्रयोग होता है, तो वहां पर अधिक पदत्व दोष पाया जाता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, पुष्प पराग से रंगकर भ्रमर को गुंजा। पुष्प पराग अर्थात यहाँ पर पुष्प भी आ गया है, पराग भी आ गया है। तो यहाँ कहने की आवश्यकता यह है कि जब हमें पता है कि पराग होता है पुष्प के अंदर ही होता है, अन्य किसी चीज में नहीं होता, तो यहाँ पराग लिखने की आवश्यकता नहीं थी, पुष्प लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी।
तो जब पराग आ गया तो ये समझ जाना चाहिए कि पराग पुष्प में ही होता है, या पुष्प भी आ रहा है, पराग भी आ रहा है, तो यहाँ पर अधिक पदत्वदेश दोष पाया जाएगा, क्योंकि आवश्यकता से अधिक शब्दों या पदों का निरर्थक प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसमें अंतिम है विद्यार्थियों पुनरुक्त दोष। जिस प्रकार से पुनरुक्त दोष में कहने का मिलेगा आपको कि पुनः उक्ति हो रही है, यानी कि दोबारा बार बार आ रहा है जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, यानी कि एक अर्थ हम स्पष्ट करना चाहते हैं, दूसरा अर्थ उसी वाक्य में छिपा हुआ है, यानी कि अर्थ एक ही होना चाहिए, वो बार बार आ रहा है जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, या वही बात दूसरे शब्दों में पुनः कही दी जाए, तो वहां पर दो अर्थ मिलते हैं और अर्थ वही है, लेकिन अर्थ की क्या हो रही है, यहाँ पर पुनरुक्ति हो रही है, तो यहाँ पर पुनरुक्त दोष पाया जाता है। जैसे कई बार काव्यशास्त्र में हम देखते हैं अलंकार के अंतर्गत भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है, तो वहां शब्द बार बार आता है, वही शब्द आता है, डबल आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोष है कि जो अर्थ की पुनरावृत्ति वो तो शब्द की है, लेकिन यहाँ पर पुनरुक्त दोष में किसी अर्थ की पुनरुक्ति हो या कोई ये एक बात दूसरे शब्दों के द्वारा पुनः कह दी जाए। जैसे कहते हैं कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। अब यहाँ पर देखिए आप भाते, भाते शब्द लिखा हुआ है, भाते यानी अच्छे लगना, अच्छा फिर लिखा हुआ है, भाते अच्छे, ये है पुनरावृत्ति हुई है अर्थ की, और ये कोमल वचन और मधुर वचन ये भी पुनरावृत्ति हुई, तो ये पुनरावृत्तियां हैं, ये अर्थ की पुनरावृत्तियां हैं, इसलिए इसमें पुनरुक्त दोष मिलेगा। तो यहाँ विद्यार्थियों हमने 6 आपको ये काव्य दोष बताए हैं, 5 पिछले वीडियो में थे। मैं ये समझता हूं कि 11 काव्य दोष आपके लिए काफी हैं, और अगला जो वीडियो हम लेकर के आएंगे विद्यार्थियों वो पुष्ट करने वाला होगा इन जितने भी 11 हमने काव्य दोष पढ़े हैं उनसे संबंधित 18-19 प्रश्नों को लेकर के, जो आपके पाठ्यक्रम या प्रश्न पत्र के हिसाब से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगले वीडियो को आप जरूर देखें। हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को आप प्रमोट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करने में आप मेरी मदद करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।